ओके, तो दोस्तों अब अपने बात करने वाले हैं डिमांड के बाद वाले चैप्टर की, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमेशा दोस्तों जब आप डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ें उसके बाद ऑलवेज गो फॉर दिस टॉपिक। व्हाई? बिकॉज जैसे डिमांड में आप कंज्यूमर की साइड से सोच रहे थे, ठीक इसी तरह थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या जिसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, उसमें भी आप कंज्यूमर के साइड से ही सोचोगे। दैट्स व्हाई साइड की जब देखो एक माइंडसेट होता है, डिमांड में भी कंज्यूमर के साइड से सोच रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर में भी। दैट्स व्हाई ऑलवेज रीड दिस चैप्टर एक साथ, ठीक है ना। वैसे ही होता है दोस्तों सप्लाई, और सप्लाई को हमेशा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के साथ पढ़ना चाहिए, राइट? ऑल राइट सर। तो दोस्तों कीपिंग दैट इन लाइन, आइए चलिए हम लोग इस बारे में बात करें, इस टॉपिक के बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों? जी हाँ सर। दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि सर इस चैप्टर में हम लोग सीखने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं, और पूरा का पूरा चैप्टर इसी पीस पर आधारित है कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर अराइव करते कैसे हैं। कम अगेन सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर अराइव करते कैसे हैं। अब सवाल ये उठता है, आप लोग पूछोगे कि सर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब किस बला का नाम है। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, प्लीज ध्यान से सुनना दोस्तों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पोजीशन जहां पे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है और कंज्यूमर उस पॉइंट से हटना नहीं चाहेगा। अच्छा, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो व्हाट डू वी कीप इन माइंड? प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज एज वेल एज कंज्यूमर का इनकम, क्योंकि हर कंज्यूमर का एक लिमिटेड इनकम होता है। तो उस लिमिटेड इनकम में ऐसा क्या गुड्स वो परचेज कर सकता है जिससे उसका टोटल सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए। दैट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एंड इकोनॉमिक्स हमें मॉडल देता है उस पॉइंट तक पहुंचने का। तो लिखते हैं क्या बोलता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुने आप बात, ठीक है सर? बताइए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट of maximum satisfaction for the consumer, of maximum satisfaction for the consumer, keeping in mind his or her limited income, his or her limited income। मतलब कंज्यूमर नहीं चाहेगा कि इस पॉइंट से वो हटे। That point my dear friend is called consumer equilibrium। लेकिन सवाल अब ये है सर कि कंज्यूमर इस पॉइंट ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन पे जो पहुंचेगा उसको अपने लोग इकोनॉमिक्स से अराइव कैसे करेंगे, राइट? मैं बोला देखो दोस्तों, इसके लिए हमारे सिलेबस के अंदर 2 मॉडल्स है और अपने को उन 2 मॉडल्स को समझना होगा। इन मॉडल से ही क्वेश्चन आंसर भर भर के आएंगे। सर वो क्या? ध्यान से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम निकालने के 2 अप्रोचेज हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक होता है कार्डिनल अप्रोच। सुनिएगा, कार्डिनल अप्रोच के दोस्तों अलग अलग नाम है। कार्डिनल अप्रोच निकालने के पीछे जिसको क्रेडिट जाता है इट इज मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल। दैट्स व्हाई इसको मार्शलियन अप्रोच भी बोलते हैं, मार्शल अप्रोच भी बोलते हैं। और क्योंकि इसमें मार्शल जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प लेता है, इसीलिए इस मेथड को यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। इस मेथड को यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। अच्छा, जी हाँ सर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एक दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। एक एक करके बातें करेंगे सबके बारे में, रिलैक्स, फॉर वन थिंग एट अ टाइम, है ना। ऑर्डिनल अप्रोच, और दोस्तों ऑर्डिनल अप्रोच में भी लिसन वेरी केयरफुली, ऑर्डिनल अप्रोच में भी क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच को हिक्स एंड एलन ने निकाला था इसलिए इसको हिक्स एंड एलन मेथड भी बोलते हैं ऑफ अराइविंग एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हिक्स एंड एलन अप्रोच भी बोलते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी को अपने लोग साथ साथ में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। वाओ सर, इतने सारे नाम, एग्जैक्टली माय पॉइंट, ठीक है। तो ये है द वेज ऑफ अराइविंग एट इक्विलिब्रियम, वेज ऑफ अराइविंग एट इक्विलिब्रियम, ठीक है दोस्तों। अब एक एक करके बातचीत शुरू करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द बातचीत दोस्तों एक क्लैरिटी आप लोग ले लो। सबसे पहले स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स में कंफ्यूजन होता है कि भाई सर ये बताओ आप मेरे को कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या क्या आ रहा है। आई मीन कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या क्या हम लोग को पता होना चाहिए। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है कार्डिनल अप्रोच से वो तो पता होना चाहिए, बट सबसे पहले आपको
टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, TUMU के बारे में पता होना चाहिए, आपको लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो अपने लोग बेसिक्स में भी कवर किए हुए हैं क्लास 11 के, राइट। जी हाँ सर, एक बार ये हो गया दोस्तों। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए सर हमें दोस्तों? इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए अल्टीमेटली एज वी कॉल इट इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों यहां पर जो इक्विलिब्रियम आता है, दो तरीके के सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पे हम लोग आते हैं। अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स, दो तरीके के इक्विलिब्रियम पे हम लोग आते हैं। एक आता है हम लोग इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक आते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी वर्ल्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं बार बार समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा पॉइंट दोस्तों कि जो कंज्यूमर का लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम में वो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज कर सकता था वो परचेज कर रहा है। कंज्यूमर नहीं चाहेगा उस पॉइंट से हटना, बिकॉज दैट पॉइंट इज गिविंग हिम टोटल सेटिस्फैक्शन। उसको निकालने के दो तरीके हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। अब मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ DMU क्या है, और थर्ड पॉइंट इज इक्विलिब्रियम अराइव करना, एक वन कमोडिटी वर्ल्ड में और दूसरा जब दुनिया में टू कमोडिटीज है तब, ठीक है ना। जी हाँ सर, वहीं पर दोस्तों सवाल ये है कि सर उसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है। इसमें दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, राइट। दोस्तों इंडिफरेंस कर्व के बारे में पता चल गया, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को डिस्कस करना है अबाउट बजट लाइन, ठीक है। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। और दोस्तों यहां पर इक्विलिब्रियम सिर्फ टू कमोडिटी वर्ल्ड का ही होता है, तो कोई ये मत पूछना कि सर इक्विलिब्रियम में वन कमोडिटी वर्ल्ड भी होगा क्या, यहाँ पे नहीं, ओनली टू कमोडिटी वर्ल्ड होता है दोस्तों। तो सर ये पूरा का पूरा मैप बोल सकते हो आप लोग। ये जो चैप्टर है ना, ये अपने इतना मैप कवर कर लिया ना, ये चैप्टर खत्म। दोस्तों एक बार कंफर्म करिए कि यहां तक बातें क्लियर है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस। यहां पे कुछ पूछना है क्या, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर कार्डिनल अप्रोच। कुछ भी पूछना है दोस्तों तो प्लीज बताइए मेरे को, और क्लियर है तो प्लीज रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, यस सर, यस सर, हाँ सर क्लियर है, वेरी गुड, ओके ठीक है, ठीक है, ओके। दोस्तों बातचीत को शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले आप लोग सुनने की कोशिश करें कार्डिनल अप्रोच के बारे में मेरे से, ठीक है। सबसे पहले तो इस अप्रोच को कार्डिनल बोलते क्यों हैं दोस्तों? कार्डिनल का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज मेजरेबल। सुनिए, इसका जो नाम पड़ा है कार्डिनल अप्रोच, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा दोस्तों। इसका लॉजिक ये है कि कार्डिनल का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल सर। अब दोस्तों समझना क्या, सबसे पहले आप समझो यूटिलिटी का मतलब। यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, लिसन केयरफुली, हाँ, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। करेक्ट है दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात को लेकर चलते हैं आगे, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये हो गया कार्डिनल अप्रोच, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब यार अब आप लोग बोलोगे कि सर एक कमोडिटी अगर मेरा वांट सेटिस्फाई कर सक रहा है, वो तो समझ में आया, बट आप बोल रहे हो कि वो कार्डिनल है। मैंने अल्फ्रेड मार्शल बोले थे, और हाँ वो बोले थे कि ये कार्डिनल है, मतलब वो मेजरेबल है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सर वो कैसे? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, तो आप ये बताओ हमें कि आप उस कमोडिटी के लिए कितने पैसे देने को तैयार हो। जितने पैसे आप एक कमोडिटी के कंजम्पशन के लिए देने को तैयार हो, वो आपका उस कमोडिटी का यूटिलिटी है। लेट्स से एक मैंगो है, मेरे को बहुत भूख है, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट मैंगो के लिए 150 रुपीज देने को तैयार हूं, तो उस फर्स्ट मैंगो का यूटिलिटी का वैल्यू क्या हुआ? 150 यूटाइल्स। बस याद रखिएगा रुपीस की जगह उसको यूटाइल्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इतनी छोटी सी बात है। ओ तो मतलब सर जो भी हम देने को तैयार है, ये याद रखिएगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यूटिलिटी को इस बात से लेना देना नहीं है कि आप एक्चुअली कितना दे रहे हो उस कमोडिटी के लिए, आप कितना देने को तैयार हो। मान लो कि एक आपको बहुत भूख लगा है, एक कमोडिटी का प्राइस 100 है, लेकिन अगर आप 200 भी देने को तैयार थे
तो भले ही आप पे कर रहे हो 100, बट आपका यूटिलिटी इज 200 फॉर दैट कमोडिटी। दिस इज हाउ माय डियर फ्रेंड्स यू मेजर यूटिलिटी। अच्छा, जी हाँ सर बिल्कुल ये है, जी हाँ सर बिल्कुल ये है। ओके सर, देन व्हाई नॉट गो अहेड, ऑलराइट देन गो अहेड मेट्स। सर सबसे पहले अब आगे की बात करें तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वो सब तो ठीक है सर। अब आगे की बात करिए सर, टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। सर फिर से बोलिए, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इसमें दो कंसेप्ट है दोस्तों, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा थ्रू अ टेबल, रिलैक्स। हाँ, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, total amount of satisfaction derived from consumption of certain number of commodities, डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ कमोडिटीज। सर ये हो गया टोटल यूटिलिटी। अब सवाल ये है कि सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? दोस्तों टोटल यूटिलिटी में जो बदलाव आता है, सुनिए, जब भी आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बदलेगा। कितना से बदल रहा है? जब आप एक एक्स्ट्रा एप्पल या एक एक्स्ट्रा मैंगो कंज्यूम करते हो, दैट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। टेबल से और क्लियर होगा, अभी तो डेफिनेशन लिख रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी इज change in total utility, change in total utility due to one additional unit consumed, is change in total utility due to one additional utility due to one additional unit consumed, due to one additional unit consumed। ठीक है जी हाँ सर, ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड। ऑल राइट सर, गॉट इट। सर आगे बात करें आप, मैं बोला ओके, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों जब इतनी बात हो गई, अब लिसन वेरी केयरफुली। हाँ सर, एक टेबल बना रहा हूं और इस टेबल से आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में तो रिलेशन समझ में आ गई, साथ साथ में एक चीज और नोटिस करने को मिलेगा, विच इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आइए सर देखते हैं इस बात को, आइए सर देखते हैं इस बात को। मैं एक टेबल बना के आपको ये बताता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए यूनिट ऑफ मैंगोज दिया हुआ है आपके पास, कोई एप्पल लेना चाहता है, एप्पल लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। यूनिट ऑफ मैंगोज, फिर है आपका टोटल यूटिलिटी और इवेंचुअली मार्जिनल यूटिलिटी। लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ हाँ सर, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है। हाँ, इसको यूटिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। ये जो मैं ऊपर में बना रहा हूं, नीचे में आपको दिख रहा है, वो है यूटिलिटी शेड्यूल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सर बताइए दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि जब आप कोई मैंगो कंज्यूम नहीं कर रहे तो आपका यूटिलिटी जीरो और मार्जिनल यूटिलिटी का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज़ देयर इज नो चेंज ओनली। लेकिन अब सुनिए, अब आपको भूख लगा है, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा? सब आप लोग देखो ना, जब आपको भूख लगता है तो जो फर्स्ट बाइट आप लेते हो या फर्स्ट यूनिट किसी कमोडिटी की आप लेते हो, उससे सबसे ज्यादा आपको शांति मिलती है। ऐसा नहीं है कि पेट भर जाता है, बट सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। यस जी हाँ सर। तो मान लो फर्स्ट मैंगो के लिए आप 10 रुपीज देने को तैयार थे, तो आप इसका यूटिलिटी को क्या बोलोगे? 10 यूटाइल्स, क्योंकि आप जितना देने को तैयार थे। अच्छा, जैसे ये 0 से 1 हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 10, क्योंकि टोटल यूटिलिटी 10 से बढ़ गया, राइट जी हाँ सर। अब मान लीजिए 2 मैंगोज के लिए, टोटल 2 मैंगोज से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 17 रुपीज का मिल रहा है, मतलब 2 मैंगोज के लिए आप टोटल 17 देने को तैयार हो। सर ये बढ़ा तो सही, बट जैसे यहां पर 10 से बढ़ा था, यहां पर 7 से केवल क्यों बढ़ा? दोस्तों केवल 7 से इधर इसलिए बढ़ा बिकॉज फर्स्ट मैंगो से रिलेटिवली आपका पेट थोड़ा सा भर गया था, तो अब आपको उतना भूख नहीं है जितना फर्स्ट के लिए था। है, पेट अभी भी नहीं भर है, खाना अभी दूसरा भी है, हो सकता है तीसरा चौथा भी खाए, बट पॉइंट ये कि अब हम लोग उतना ज्यादा पे करने को तैयार नहीं है जितना पहले थे। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी इस बार सिर्फ 7 यूनिट से हुआ, ड्यू टू 1 एडिशनल मैंगो कंज्यूम्ड। तीसरा में और कम होगा, मतलब बढ़ेगा लेकिन धीमे धीमे बढ़ेगा, राइट सर? हाँ सर, आगे बताएं दोस्तों। सिमिलरली जब आप फोर्थ कंज्यूम करोगे तो भी आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, बट एकदम 1 यूनिट से।
फिफ्थ में तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अपने बोलते हैं ना घर पे यार पेट भर गया और मत बोलो उल्टी हो जाएगा, बस मैक्सिमम हो गया मेरा, तो इसलिए देयर इज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जीरो। अब अगर कोई आपको सिक्स्थ मैंगो दिया तो क्या होगा सर, सीधी सी बात है उल्टी हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो उल्टी हो जाती है इससे टोटल यूटिलिटी गिर जाएगा, क्योंकि उल्टी हो गई ना, तो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन हो गया, तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। समझ में आया दोस्तों? जी हाँ सर, हमें समझ में आया। तो आप लोग क्या नोटिस किए, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला को आप क्या नोटिस किए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी आइटम इज द टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस आइटम, तब आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनथ आइटम आता है। करेक्ट है सर? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। सर अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, देखो दिख रहा है आप लोग को, ये जो डिक्लाइन है माय डियर फ्रेंड्स, दिस डिक्लाइन इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको अपने लोग बेसिक कंसेप्ट के अंदर भी पढ़े हैं, अच्छा अभी रिवाइज हो गया, बट इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आप लोग समझ चुके हो, दैट ये भी अल्फ्रेड मार्शल साहब का ही दिया हुआ है, इनका कहना है लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम या दैट एज कंज्यूम more and more units of a commodity our additional satisfaction from each unit keeps falling। जनाब ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना, तो पहले ये बात लिख दीजिए जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये टेबल बना दीजिए, इनफ है। एक और चीज कर दीजिएगा, मैटर ऑफ फैक्ट, अभी अपने लोग को ग्राफ भी बनाना है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों ग्राफ नहीं है ना, तो आपके आंसर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आपके आंसर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और अपने को चाहिए लाइफ में फुल इज्जत, तो अपने लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ सर, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा सर, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब सर ये रिलेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप लोग फील करिए इस बात को, बताएं सर आप। देखो दोस्तों, एक ही कर्व में मैं बना के दिखा सकता हूं आपको, ध्यान से सुनना, एग्जाम में यही आएगा, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। दोस्तों जब रिलेशन लिखोगे ना, तो इसको थ्योरेटिकली भी लिखेंगे अपने लोग, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके, और इधर पे भी अपने लोग डिस्क्राइब करेंगे, राइट? तो ध्यान से सुनना, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, मतलब मैंगोज या कोई भी है ना, और ये है टी यू और एम यू। इसको काफी बुक्स में अलग अलग ग्राफ में भी बताया जाता है, मैं एक ही में बता रहा हूं, राइट? इट इज कन्वीनियंट, दैट्स व्हाई। ठीक है सर, देखिए जीरो पे तो आपको कोई जीरो यूनिट पे तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो लेट इट बी देयर ओनली। दोस्तों जब फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया, अभी मैं टोटल यूटिलिटी की प्लॉटिंग कर रहा हूं, तो आपको देखो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला 10, ठीक है ना? तो 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मान लीजिए 10 ये है, तो यानी कि यहां पे जब आपने दोस्तों सेकंड किया तो आपको कितना मिला? 17। सेकंड जब आपने मूव किया तो आपको 17 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, देखिए ये रहा 17, करेक्ट? जब आपने थर्ड लिया तो 21 एंड देन फिर 22, थर्ड के लिए दोस्तों 21, देखिए 21, फोर्थ के लिए दोस्तों 22, फोर्थ के लिए दोस्तों 22, तो 22 है अगर फोर्थ के लिए, तो ये तो बहुत क्लोज होना चाहिए। हाँ सर, एग्जैक्ट प्लॉटिंग कोई नहीं देख रहा आपका बैठ के, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ठीक होना चाहिए। फिफ्थ के लिए भी 22 है, तो कीप इट इन द सेम लाइन। एंड देन सिक्स्थ पे तो दोस्तों दाएं करके नीचे गिरता है, देखो 19 हो गया, 6 के लिए तो 19 हो गया, तो 6th यूनिट के लिए इट इज समवेयर हियर। अब अगर आप लोग को ज्वाइन करना है दोस्तों, तो आप ज्वाइन कीजिए, करना ही पड़ेगा, मैं अगर क्यों बोल रहा हूं, पता चला आपने कहा कि सर आपने तो ऑप्शन दिया था, हमने एग्जाम में नहीं ज्वाइन किया, बताओ। ये हो गया टोटल यूटिलिटी दोस्तों, ठीक है? इसको थोड़ा सा नीचे तक टान सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टी यू हो गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों आप ध्यान से सुनना और कुछ चीजें जो नोटिस करना,
मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली गिरता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व बनेगा वो कंटिन्यूअसली फॉलिंग लाइन बनेगा, इजंट इट दोस्तों? सर बात तो सही है, सर बात तो बिल्कुल सही है। और वो कहां से गिरना शुरू करेगा? 10 से गिरना शुरू करेगा। अच्छा, और जब टीयू अपना मैक्सिमम पे पहुंचता है, देखो 22 पे बाद वाला में, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0, मतलब एक्स एक्सिस को टच करता है। तो ध्यान से सुनो, कहां पर ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है यहां पर, देखो 4th पर 5th पे दोनों हो रहा है, तो बाद वाला देखा जाता है, राइट? ठीक है सर। और यहां से शुरू होगा मार्जिनल यूटिलिटी, तो दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा होगा? पूरा कंसिस्टेंटली फॉलिंग कर्व। व्हाई इज इट सो सर? बिकॉज देखो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल होता है, दैट्स व्हाई। ओह, तो ये बात है। जी हाँ बिल्कुल ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। याद रखना, एक्सिस को तभी टच करना जब टीयू मैक्सिमम है, तब एमयू 0 होता है, एंड बियॉन्ड दैट एमयू नेगेटिव होता है। देखिए एमयू नेगेटिव बनाया मैंने। तो देखिए अब अपने लोग इस रिलेशनशिप को कैसे लिखेंगे? हमेशा ये लिखना है दोस्तों किसी भी ग्राफ के बारे में, व्हेन टीयू राइजेस, व्हेन टीयू राइजेस एमयू फॉल्स बट पॉजिटिव, एमयू पॉजिटिव रहता है। When TU rises, MU falls but positive। दूसरा, when TU is maximum, जब TU अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है, मैक्सिमम MU is 0, तब मार्जिनल यूटिलिटी दोस्तों 0 हो जाता है। देखो देखो चेक करो, TU मैक्सिमम हो तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्सिस को टच कर दिया, एंड when TU falls, जब TU फॉल होता है तो MU becomes, बिल्कुल सही, MU becomes नेगेटिव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिएगा आप लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या? आप लोगों को इक्विलिब्रियम पे अराइव करना है ना कार्डिनल अप्रोच के अंदर, तो आप लोग को ये कंसेप्ट्स और ये फंडे पता होने ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पता हुए भी चल जाएगा, सर पता होने ही चाहिए। अच्छा सर, अच्छा जी हाँ सर। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को और बताऊं, हालांकि बताने वाला कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। जब भी आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे नोट दिया गया ना, अब क्या लिखोगे? पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन, उसके बाद उसके अजम्पशन, और उसके बाद वो जो टेबल मैंने ऊपर में आपको दिखा रखा है। सर ये अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू का क्यों दरकार है हमें जानने का? मैं बोला दोस्तों इसलिए दरकार है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू जानने का, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी अप्रोच करेगा जब ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो अपने ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए अज्यूम ही कर लेते हैं कि हाँ ये सब है, ठीक है ना। सबसे पहला है कमोडिटी मस्ट बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब ऐसा लिखने का लॉजिक ये है दोस्तों, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ऐसा लिखने का लॉजिक ये है दोस्तों कि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि फर्स्ट कमोडिटी से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट मान लीजिए कि फर्स्ट कमोडिटी इतना छोटा सा था कि हमको कुछ फील ही नहीं हुआ, और जब सेकंड था वो बड़ा वाला था, बड़ा क्वांटिटी, बड़ा कमोडिटी था, लेट्स से मैंगो ओनली, एक छोटा सा मैंगो था और एक बड़ा मैंगो था, तो मेरे को एक्चुअली सेकंड वाले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यार अगर मैंगो के साइजेस ही अलग अलग हुए तब तो हम लोग कभी केयरफुल स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग मानते हैं कि सारे मैंगो एक साइज के, एक ही शेप के। ओह, तो ऑल यूनिट्स मस्ट बी ऑफ, ऑल यूनिट्स मतलब अपने को कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सब चीज अज्यूम करना पड़ेगा। ऑल यूनिट्स मस्ट बी ऑफ सेम शेप एंड साइज, बेसिकली होमोजीनियस, दैट इज होमोजीनियस, बेसिकली ऑल यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनियस। ये हो गया एक बात दोस्तों, ये हो गया एक बात दोस्तों। सर बात नंबर 2 पर आते हैं। हाँ सर बताएं बात नंबर 2। दोस्तों बात नंबर 2 ये, अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेगा सर मान लीजिए वाटर का बात कर रहे हैं, है ना, वाटर का बात कर रहे हैं, तो सर फर्स्ट यूनिट ऑफ वाटर जो है वो मान लीजिए हमको छोटा ग्लास मिला, या ग्लास आधा मिला भरा हुआ, सेकंड वाला में अपने को पूरा ग्लास मिला, तो सेकंड वाले से मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं बोला इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने मानते हैं द यूनिट्स मस्ट बी स्टैंडर्ड। मतलब अगर कप ऑफ वाटर बोल रहे हो या कप ऑफ कॉफी बोल रहे हो तो इट इज स्टैंडर्ड साइज, सारे उसी साइज के रहेंगे। द यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तीसरी बात, कभी कभी क्या होता है ना, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाता है कि नहीं एक एप्पल खाया, अब मेरे को एप्पल पसंद नहीं है, तो सर फिर तो ये स्टडी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एप्पल के बाद दूसरी कमोडिटी पर स्टडी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्टडी अपने लोग कैसे करेंगे कि लॉ ऑफ डीएमयू एक्सपीरियंस कर रहा है कंज्यूमर। दोस्तों इस स्टडी को करने के लिए, इसी स्टडी को करने के लिए अपने अज्यूम करेंगे कि जब कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है ना, तो जब तक वो कंज्यूम कर रहा है
जब तक वो कंज्यूम कर रहा है तब तक अपने लोग मानेंगे कि उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ड्यूरिंग कंजम्पशन। और एक और अजम्पशन माय डियर फ्रेंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए दोस्तों कि मैंने फर्स्ट कमोडिटी खाई, पहले तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ये सारे आम रखे हुए मेरे सामने और एक आम, सारे आम का साइज एक है। मान लो मैंने फर्स्ट आम खाया, उसके बाद मैं 1-2 घंटे रुक गया, तो दोस्तों 1-2 घंटे बाद तो चांसेस है मेरे को फिर भूख लग जाए, तो वापस से जब मैं दूसरा आम खाऊंगा तो मेरे को उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना पहले से मिला था, क्योंकि मेरे को इन 2 घंटों में फिर से भूख लग गया। इसलिए माना जाता है कि द ब्रेक शुड बी, जो 2 यूनिट्स कंज्यूम करने के बीच में जो ब्रेक्स है वो होने नहीं चाहिए, और अगर ब्रेक्स हो तो बहुत छोटे होने चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि भूख फिर बढ़ जाए। ओ, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक इन कंजम्पशन, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक इन कंजम्पशन। और ये सारे लॉजिकल है, आप सोचो, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक इन कंजम्पशन एंड इफ नेसेसरी should be very short, should be very short, break must be very short। सर आपकी बात समझ में आ रही है? और बताएं सर आप। ये हो गया। अब दोस्तों आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आता है दोस्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए अपने लोग इतना कुछ पढ़े, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद है? जी हाँ सर याद है, आप इसी के बारे में तो हमें बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अब आ गया है वो घड़ी दोस्तों जब आप लोग जानोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप लोग जो जान रहे हो, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आप लोग जान रहे हो दोस्तों अंडर वन कमोडिटी वर्ल्ड, अंडर वन कमोडिटी वर्ल्ड। सुनिएगा, हाँ, 2 कमोडिटी वर्ल्ड भी करेंगे ऑब्वियसली, चिंता मत करें। तो दोस्तों कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर ये कहा जाता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो तब मैक्सिमाइज करेगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जो वो डिराइव कर रहा है उस कमोडिटी से वो इक्वल हो उस कमोडिटी के प्राइस से जो उसको पे करना पड़ रहा है। ओ, तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट अ पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, is achieved at a point, इसको भी ग्राफ और ये सब के थ्रू समझाएंगे, is achieved at a point where marginal utility of product is equal to the price to be paid for it, is equal to the price to be paid for it, मतलब for the product। अब दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एक शर्ट का एग्जांपल लेते हैं अपने लोग, राइट? जी हाँ सर, एक शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, हाँ सर बताइए। अपने लोग मान लेते हैं कि एक शर्ट का जो प्राइस है बाजार में वो 600 रुपीज है। कितना है दोस्तों? 600 रुपीज है। लेट अस अज्यूम प्राइस ऑफ अ शर्ट टू बी ₹600, ठीक है सर? तो शर्ट का प्राइस तो फिक्स हो गया। अच्छा, अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है? इस टेबल के अंदर जो चीजें हैं, क्या 2 चीजें हैं? मार्जिनल यूटिलिटी फॉर शर्ट, यूनिट्स ऑफ शर्ट, और कंज्यूमर का क्या मार्जिनल यूटिलिटी है। तो देखो उसके पास अगर शर्ट नहीं है तो पहले शर्ट के लिए उसका जो यूटिलिटी होगा 700। दोस्तों इसको ना हम लोग रुपीज में मेजर कर रहे हैं, मतलब समझ में आया? यूटाइज की जगह रुपीज में, मतलब समझ में आया? मतलब कि कंज्यूमर पहले शर्ट के लिए तो 700 रुपीज देने को तैयार है। अच्छा सर। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ शर्ट टू, 2 शर्ट भी उसको चाहिए, तो मान लो दूसरे शर्ट के लिए वो 650 देने को तैयार है। याद है लॉ ऑफ डीएमयू, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे गिरता है जैसे कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी का सप्लाई बढ़ते जाता है। जी हाँ सर। थर्ड शर्ट के लिए कंज्यूमर 600 देने को तैयार है, और फोर्थ शर्ट के लिए वो 500 देने को तैयार है। अब दोस्तों देखो, एक बार आप लोग को जजमेंट कॉल लेने का तरीका समझना होगा। डिसीजन, मैं एक डिसीजन टेबल भी बनाता हूं, आप लोग सोचिएगा, है ना? एक डिसीजन टेबल भी बना के दिखा रहा हूं आपको। बताइए सर क्या है डिसीजन टेबल? दोस्तों पहला वाला केस में क्या हो रहा है कि जो शर्ट का मार्जिनल यूटिलिटी है
वो शर्ट के प्राइस से ज्यादा है। शर्ट का प्राइस है 600 और यूटिलिटी है 700, मतलब हमको प्यारा ज्यादा क्या है, हमको पैसा ज्यादा प्यारा है कि शर्ट ज्यादा प्यारा है? सर शर्ट ज्यादा प्यारा है, बिकॉज शर्ट का मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर है। आगे सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, तो शर्ट ज्यादा प्यारा है। यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर अभी भी शर्ट को खरीद लेगा, बिकॉज वो जितना पैसा प्यारा है उतना ही प्यारा उसको शर्ट है। लेकिन बियॉन्ड दिस मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, तो वो अपने पास मनी रखेगा, वो अपने पास मनी रखेगा, वो शर्ट बाई नहीं करेगा दोस्तों, वो शर्ट बाई नहीं करेगा दोस्तों। समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। जी हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात हमें समझ में आ रही है। मैं बोला वेरी वेरी गुड, मैं बोला वेरी वेरी गुड। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये मैं बता दूं आपको कि यानी कि इक्विलिब्रियम कहां सेटिस्फाई हो रहा है? जहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओ, तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? दोस्तों इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज, या इक्विलिब्रियम इज एट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज एट 3 यूनिट्स of shirt, equilibrium is experienced at 3 units of shirt when price is equals to, when दोस्तों price is equals to marginal utility, बराबर सर, when price is equals to marginal utility, ये है बात दोस्तों। तो यानी कि इक्विलिब्रियम है 3 यूनिट्स पर। दोस्तों सबको समझ में आया क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए दोस्तों, फटाफट बोलिए हाँ या ना दोस्तों, हाँ ना बोलना पड़ेगा। कम ऑन मेट्स, रिस्पॉन्ड फास्ट। यस सर, जी हाँ, बाकी सब हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। दोस्तों बस ये रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अपना एग्जाम में आंसर को यहां पे मत छोड़ें, क्योंकि और भी बातें हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। सर इकोनॉमिक्स पेपर इज लेंदी ना, वेरी लेंदी, इट इज सपोज टू बी लेंदी, आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा लिख लिख के, टू राइट इट इन अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, राइट? जी हाँ सर। सर और क्या मिसिंग है दोस्तों? वन कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर आपने कंडीशन लिख दिया, आपने टेबल बना दिया, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और साथ साथ में आपको अजम्पशंस भी लिखने पड़ेंगे। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल सर, बताइए सर क्या है इसके अंदर? मैं बोला लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, मैं बोला लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर दोस्तों आप लोग देखो, ये TU, MU है, और यहां पर आपका क्वांटिटी है, राइट, या यूनिट्स है, एज वी कॉल इट, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। सो दोस्तों देखो, प्राइस जो है कंज्यूमर का, प्रोडक्ट का, वो 600 ही है, प्राइस बस कांस्टेंट, जबकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे गिर रहा था, है ना, वो धीरे धीरे गिर रहा था। ये देखो ऐसे, पहले 700 था, फिर 650 हुआ, फिर एग्जैक्टली 600 हुआ जहां पे दोनों जन का मुलाकात हुआ, एंड देन ग्रेजुअली 500 पे फॉल हुआ। तो दोस्तों दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग मारो, तो जो आपका लेवल आ रहा है, यानी कि 3 यूनिट्स आ रहा था, सो 3 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओह सर ये बात है क्या? जी हाँ दोस्तों ये बात है, बिल्कुल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि MU तो फॉल होता है ना, MU तो फॉल होता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है कमोडिटी का, सो दैट्स व्हाई दिस डायग्राम। आगे बात करें सर आप। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आप लोगों को अजम्पशंस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें दोस्तों आप लोग को अजम्पशंस लिखना पड़ेगा, ये आर्ट आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ सर, बताइए क्या है फिर अजम्पशंस? दोस्तों अगर मैं आपको अजम्पशंस के बारे में बताऊं तो अजम्पशंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ये लॉ ऑफ DMU का अजम्पशंस नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन ये होता है कि कंज्यूमर रैशनल है, मतलब वो डिसीजन लॉजिकली लेगा, ऐसा नहीं करेगा कि उसको ज्यादा प्यारा पैसा है उसके बाद भी वो शर्ट खरीद रहा है, नहीं, रैशनल है कंज्यूमर, लॉजिकल थिंकिंग जानता है। दूसरा अजम्पशन ये है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और आपको पता है कैसे, जितना पैसे आप रेडी हो एक कमोडिटी के लिए देने को, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है? जी हाँ सर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। और बताएं सर आप। दोस्तों एक तीसरी बात ये है कि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट कर रहा है,
इक्विलिब्रियम निकालते समय ये सच्चाई से मत भागिएगा, सच का सामना करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट कर रहा है। करेक्ट। और फाइनली कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कंज्यूमर का इनकम जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो जितना है उतना ही है। इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोस्तों कुछ अजम्पशंस है जो आप लोग को पता होने चाहिए, पक्का ही पता होने चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है सर आपके पास। ठीक है दोस्तों, ये था अपने लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी वर्ल्ड। ठीक है ना। अब दोस्तों अपने बात करेंगे टू कमोडिटी वर्ल्ड का। किसका? टू कमोडिटी वर्ल्ड का। एंड अवर कार्डिनल अप्रोच विल बी ओवर। और आज के क्लास को हम लोग वहीं पर खत्म करेंगे जहां पे कार्डिनल अप्रोच हमारा ओवर होता है। सर बताएं आप इसके बारे में। दोस्तों अब बात टू कमोडिटी वर्ल्ड का। देखो दोस्तों, चल अभी भी कार्डिनल अप्रोच ही रहा है, लेकिन अंडर टू कमोडिटी वर्ल्ड। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोला जाता है। एग्जाम में अगर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पूछा जा रहा है ना दोस्तों, तो आप याद रखिएगा टू कमोडिटी वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर आपको बोला कार्डिनल अप्रोच के अंदर, तो फिर आप वन कमोडिटी वर्ल्ड का दिखा सकते हो, क्योंकि अगर वो लोग बताए नहीं है कितना कमोडिटी का, तो आप वन कमोडिटी का लिख देना। लेकिन अगर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल जैसा वर्ड यूज किया, टू कमोडिटी जैसा यूज किया, तो आपको इसी को लिखना पड़ेगा सर, है ना। हाँ सर, सबसे पहले तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन दोस्तों क्या बोलता है मैं आपको बताऊं, बताइए सर। इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलता है ये दोस्तों, पहले मैं लिख रहा हूं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, कंज्यूमर मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी विल एलोकेट हिज इनकम मतलब देख रहे हो इसमें कंज्यूमर के इनकम का भी बात हो रहा है। हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज, हिज की जगह हर भी लिख सकते हो। हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी spent on each commodity is equal। सर इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं बोला आई नो, लिसन वेरी केयरफुली। इसको पहले लिखते कैसे हैं कंडीशन को, ये देखो, MUX बाई PX इज इक्वल्स टू MUY बाई PY इज इक्वल्स टू MU पर यूनिट ऑफ मनी। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब समझो आप। मान लो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दो कमोडिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होना चाहिए, ना ना ना, पर यूनिट स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी एंड पर यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल। इसका मतलब मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। मान लो जब आप फिफ्थ मैंगो परचेज करते हो, तब आपको 30 का मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। मान लीजिए एक बार के लिए, तो जब आपको 30 का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, और लिसन वेरी केयरफुली, हाँ, अब आप एक मैंगो के लिए कितना प्राइस दे रहे हो? लेट्स से 6 रुपीज दे रहे हो, या कोई चाहे तो लिख सकता है 10 रुपीज दे रहे हैं। तो अगर आप सोचो, तो जब आप 5th यूनिट मैंगो खा रहे हो, तो आपको यूटिलिटी कितने का मिल रहा है? 30 का, और आप उसके लिए पे कितना कर रहे हो? 10 रुपया एक मैंगो के लिए। तो 10 रुपया, अगर 10 रुपया देकर आप 30 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे हो, तो हर एक रुपया में आप कितना का सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे हो? 30/10 का, यानी कि 3 यूटाइल्स का। ये तो हो गया आपका एप्पल का, लेट्स से एप्पल का, मतलब एक एप्पल 3 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है व्हेन 5 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। लिसन वेरी केयरफुली, या व्हेन द 5th यूनिट इज कंज्यूम्ड। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, मान लीजिए दो कमोडिटीज है, एप्पल और मैंगो। तो अब ऐसा कौन सा मैंगो है, कितना यूनिट्स ऑफ मैंगो है, कंज्यूमर का इनकम को ध्यान में रखते हुए कि कितना यूनिट्स ऑफ मैंगो है, जहां पर हम लोग का हर एक रुपया खर्चा करने पर 3 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन आ रहा है। जिस पॉइंट पर मान लीजिए इसका 5 पर आया, मान लीजिए मैंगो का 6 पर आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 यूनिट्स एप्पल एंड 6 यूनिट्स मैंगो। करके दिखाऊंगा मैं प्रॉपरली। इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम। मतलब आपको भी मैं क्या फील करवाना चाहता हूं, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब हर एक रुपया से जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है एप्पल से, वही हर एक रुपया का सेटिस्फैक्शन मैंगो से भी उतना जिस कमोडिटी लेवल पर आएगा, उधर पे आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा दोस्तों।
आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लियर है। अब आप लोग को ये और इलेबोरेट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एक टेबल को। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। अगर ये बहुत ज्यादा डीप हो गया है तो टेबल पे आइए, वो टेबल आपको चीजें क्लियर कर ही देगा, ठीक है ना। ये यूटिलिटी शेड्यूल बोलते हैं इसको, है ना, यूटिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। मान लीजिए कि कंज्यूमर का इनकम ये है, या कंज्यूमर का परचेजिंग पावर, या कंज्यूमर रेडी टू स्पेंड है ₹40। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंज्यूमर कितना रेडी टू स्पेंड है, आपको पहले से हाईलाइट करना पड़ेगा। ₹40, ठीक है ना। दो कमोडिटीज है, कमोडिटी एक्स का प्राइस है, दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स और वाई। कमोडिटी एक्स का जो प्राइस है दोस्तों बाजार में वो है ₹5 मान लीजिए आप, और क्या, ठीक है ना। और दोस्तों कमोडिटी वाई का जो प्राइस है बाजार में वो है ₹10 बराबर सर। जी हाँ सर, कमोडिटी एक्स का प्राइस मालूम आपको, कमोडिटी वाई का प्राइस मालूम आपको। ऑल राइट सर। अब दोस्तों मैं यूटिलिटी शेड्यूल बना रहा हूं। ओके सर बनाइए, ध्यान से देखना दोस्तों। यूटिलिटी शेड्यूल, ये देखो, इसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा और जगह का हमें। ठीक है, हाँ सर बताइए। दोस्तों मान लीजिए ये दिखा रहा है इंडिकेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये इंडिकेट कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी कितना डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम कमोडिटी एक्स, फ्रॉम कमोडिटी वाई, एंड आप लोग को पता ही है लास्ट में MUX/PX और MUY/PY, ठीक है ना। वी हैव टू लुक आउट कि ये दोनों कहां पे इक्वल होते हैं, राइट। तो यूनिट्स में अपने अगर बात करें दोस्तों तो वो कुछ इस तरह से यूटिलिटी है। 6 यूनिट्स का एनालिसिस करेंगे, 3, 4, 5, 6। तो मान लीजिए फर्स्ट यूनिट जब आप एक्स का लेते हो तो आपका जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, वो कितना है 50। अब मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर ये है कि वो कंसिस्टेंटली फॉल करता है। तो देखिए मैं इसको फॉल करवा रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी फॉल ही करेगा। मान लीजिए इसका फॉल कुछ ऐसा है 80, 70, 60, आपकी मर्जी, आप कोई भी एग्जांपल लो, ये कोई ऐसा नहीं है कि यही लेना पड़ेगा। अब MUX/PX सोचो दोस्तों, MUX/PX मतलब समझ रहे हो, P of X मतलब ₹5, तो 50/5 यानी कि 10, 45/5 यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, isn't it दोस्तों। और वैसे MUY/PY करें तो 80/10 यानी कि 8, 7, 6, 5, 4, 3। यस, जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, आप लोग को क्या सुनना है ध्यान से, ये बात आप लोग को ध्यान से सुननी है कि कहां पर MUX/PX MUY/PY से इक्वल हो रहा है। एक एक करके अपने लोग मार्क करेंगे इसको। दोस्तों अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो एक यहां पर हो रहा है, मैंने सर्कल कर दिया, तो इसको लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन 1। जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो ना उसको आपको नीचे लिख लेने हैं। क्या 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई, ये हमेशा साइड में लिख लीजिएगा दोस्तों कि जहां जहां पे ये लोग इक्वल हो रहे हैं। 2 कमोडिटी वर्ल्ड है, आई टेल यू अगेन, ओके। और कहां इक्वल हो रहे हैं, ये दोनों यहां पर भी इक्वल हो रहे हैं, देखो 4, 2 पर। तो लिख लीजिए यहां पर सर 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कॉम्बिनेशन 2। लिसन वेरी केयरफुली, ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है क्या सर, नहीं सारे नहीं है, प्लस 2 यूनिट्स ऑफ वाई, ठीक है ना। हाँ सर, आगे बात करें आप, सिमिलरली इधर पे भी आपका हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन 3 भी पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन 3 भी पॉसिबल है, जिसमें 5 यूनिट्स ऑफ एक्स है और 3 यूनिट्स ऑफ वाई है, इजंट इट दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल है। एंड लास्टली कॉम्बिनेशन 4, जहां पे 6 यूनिट्स ऑफ एक्स, ये देखो, और 4 यूनिट्स ऑफ वाई, 4 यूनिट्स ऑफ वाई। अब सर ध्यान से सुनना, अब सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा है। दोस्तों आपने जो 4 सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन चूज किए उनमें से आप सबका खर्चा नोटिस करो, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3 और कॉम्बिनेशन 4। कंज्यूमर का जो इनकम है वो बाजू में लिखो, कंज्यूमर का जो इनकम है या स्पेंडिंग पावर है वो ₹40 है। अब आप देखो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 1 यूनिट ऑफ वाई का आपका कितना लग रहा है। 3 यूनिट्स ऑफ एक्स का आपका लग रहा है 3 × 5 रुपया, प्लस 1 यूनिट ऑफ वाई का दाम ₹10 है,
तो आपका टोटल 25 रुपीज। आपका इनकम ज्यादा है तो सर चलिए इससे बेटर अफोर्ड कर सकते हैं अपने लोग, +2 यूनिट ऑफ ये। ओ माई गॉड, बराबर आ गया। जी हाँ सर, कॉम्बिनेशन 3 का क्या है, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 3 यूनिट्स ऑफ वाई, यानी कि 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10, यानी कि ये मेरे परचेसिंग पावर के बियॉन्ड है दोस्तों। और ये भी होगा ही 6 इंटू 5 यानी कि 30 प्लस 4 इंटू 10 यानी कि 70, अल्टीमेटली 30 प्लस 40 70। तो यानी कि कॉम्बिनेशन 2 एक ऐसा लेवल है जहां पर अपना इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज इनकम इज ऑल्सो मैचिंग विथ माई कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट। तो कॉम्बिनेशन 2 दैट इज 4 यूनिट्स ऑफ एक्स and 2 units of y, my dear friends, is the equilibrium point, is the point of equilibrium। क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहां पे MUX बाई MUY बाई PY इक्वल हो रहा है, इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दोस्तों आई होप आप लोगों को कार्डिनल यूटिलिटी समझ में आया। ये था पूरा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, 1 कमोडिटी वर्ल्ड, 2 कमोडिटी वर्ल्ड, लॉ ऑफ DMU, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स फॉर द डे। अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अंटिल देन बाय बाय। ठीक है, ऑल राइट। सो दोस्तों अपने बात कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर। मतलब एक ऐसा पॉइंट दोस्तों जहां पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड है उस गुड से जो वो परचेज कर रहा है। अच्छा, गुड्स एक भी हो सकते हैं, दो भी, जैसा कि आपने देखा भी था, राइट। अभी अपने 2 कमोडिटी वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। हाँ, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें 2 कमोडिटीज है। तो दोस्तों इन 2 कमोडिटीज में कंज्यूमर अपना इनकम कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए परचेजिंग करता है, दोनों कमोडिटीज खरीदता है। एक पॉइंट आता है जहां पे वो सेटिस्फाइड है, मतलब उसको किसी भी कमोडिटी को बढ़ाना घटाना नहीं है। सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां से कंज्यूमर विल नॉट वांट टू मूव इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कंज्यूमर के लिए एक तरह से बेस्ट जोन हो गया, कंज्यूमर वहां से नहीं हटना चाहेगा। समझ रहे हो आप? जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे कि अपने क्लास 1 में पढ़े थे, क्लास 1 में अपने ये समझे थे कि दोस्तों कंज्यूमर का ये जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है ये निकालने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट निकालने के। पहला तरीका जिसको अपने लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, और कार्डिनल अप्रोच किसने निकाला था, मार्शल साहब ने। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट भी वहां पे यूज किया था। करेक्ट, अलग अलग नाम थे। उधर पे अपने लोगों ने 1 कमोडिटी वर्ल्ड में डिस्कस किया था कि जब कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी और उस कमोडिटी का प्राइस एक दूसरे से बराबर होगा तो कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे रीच करेगा। करेक्ट। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 2 कमोडिटी वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, अगेन अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ओनली, जहां हम लोगों ने जाना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी शुड बी इक्वल, मतलब MUX by PX इक्वल टू MUY by PY। जहां पे इक्वल होगा दैट विल बी द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर, कीपिंग इन माइंड द इनकम, जैसा कि अपने क्लास 1 में ये डिस्कस किए थे। दोस्तों क्लास 1 में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज करके, दोस्तों क्लास 1 में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज करके इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया था। बराबर? जी हाँ सर, बिल्कुल बराबर। तो सर व्हाट नेक्स्ट, सवाल अब ये है आप लोग का कि व्हाट नेक्स्ट सर। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जी हाँ, आज अपने लोग ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ऑर्डिनल यूटिलिटी ना बोले, ऑर्डिनल अप्रोच बोले, राइट। एक है ऑर्डिनल अप्रोच।
अच्छा, इस ऑर्डिनल अप्रोच के दोस्तों अलग अलग नाम है, ठीक है ना, तो मैं वो नाम भी आपको बता दूं। ऑर्डिनल अप्रोच को दोस्तों इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोला जाता है। क्या? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोला जाता है। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। सर और क्या बोला जाता है सर? माय डियर फ्रेंड्स, इसको हिक्स एंड एलन अप्रोच भी बोला जाता है। सर हिक्स एंड एलन क्यों? दोस्तों जैसे मार्शल साहब रिस्पॉन्सिबल थे कार्डिनल अप्रोच के लिए, वैसे ही हिक्स एंड एलन साहब, दो जन है, इन लोग रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डिनल अप्रोच के लिए। करेक्ट, इसीलिए इसको हिक्स एंड एलन अप्रोच भी बोला जाता है। सर आप अलग अलग नाम क्यों बता रहे हो? दोस्तों इसलिए क्योंकि यू नेवर नो ना कि एग्जाम में आपको किस तरह से ये स्ट्राइक करेगा। पता चला आपको आता है लेकिन बस आपको नाम नहीं पता था तो आप आंसर नहीं लिख पाए। वी हैव गॉट टू कवर आवरसेल्व्स अंडर दैट रिस्क ना। तो दोस्तों आज हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर लेगा, हम लोग वैसा सेट पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे थ्रू व्हाट? ऑर्डिनल अप्रोच। दोस्तों मैं बार बार ऑर्डिनल ऑर्डिनल बोल रहा हूं। सबसे पहले तो एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डिनल का मतलब क्या है। क्या है सर ये ऑर्डिनल का मतलब? दोस्तों ऑर्डिनल का मतलब है कि यहां पर हम लोग ये तो नहीं बता सकते कि कोई कमोडिटी हमें कितनी पसंद है, मतलब इतना इसको हम लोग न्यूमेरिकली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कार्डिनल यूटिलिटी में क्या था जो अपने क्लास 1 में किए थे, उसमें ये था कि भाई कोई चीज मेरे को कितना पसंद है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस कर सकता हूं कि भाई उसके लिए मैं 50 रुपीज पे करने को तैयार हूं, तो मेरा उसके लिए यूटिलिटी 50 यूटाइल्स है, ऐसा पॉसिबल था। दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना इस चीज को कि वो आपको कितना पसंद है वो पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है ऑर्डिनल नाम पे जाओ, आप इसको ऑर्डरली तरीके से अरेंज जरूर कर सकते हो, आप इसको ऑर्डरली तरीके से अरेंज जरूर कर सकते हो। सर इसका क्या मतलब हुआ? माय डियर फ्रेंड्स मान लो मैंने आपके सामने, समझिएगा मैं ऑर्डिनल अप्रोच समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए मैं आपके सामने रख दिया चार चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया कोई फ्रूट, मैंने आपके सामने रख दिया पिज्जा, मैंने आपके सामने रख दिया डोसा, और फिर मैंने आपके सामने रख दिया लेट्स से पास्ता। पास्ता तो सेम ही हो गया। लेट्स से कुलचा, हाँ छोला कुलचा खाते हैं ना अपने, ठीक है। तो अब दोस्तों मैंने आपके सामने ये रख दिया, आपको चारों पसंद है मान लेते, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है आपको इसमें, इस ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर आप नंबर्स के टर्म्स में नहीं बता सकते कि आपको फ्रूट कितना पसंद है या पिज्जा कितना पसंद है या डोसा कितना पसंद है या कुलचा, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते अपने पसंद को आप। लेकिन आप ऑर्डर अरेंजमेंट में कर सकते हो, ऑर्डरली अरेंज कर सकते हो कि सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है। मान लो कोई बोलता है मेरे को सबसे ज्यादा पिज्जा पसंद है, तो नंबर 1। उसके बाद आप पूछते हो कि भाई तेरे को नंबर 2 क्या पसंद है, वो बोल सकता है फ्रूट, फिर उसके बाद वो बोल सकता है डोसा, और फिर उसके बाद वो बोल सकता है कुलचा। तो आप लोग यहां पर देखो दोस्तों, मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं की, मैंने रैंक्स असाइन किए। क्या असाइन किए? मैंने रैंक्स असाइन किए इन द ऑर्डर इन विच आई लाइक दिस कमोडिटीज। कि मतलब मौका मिला तो सबसे पहले पिज्जा के लिए जाएंगे, फिर फ्रूट के लिए, फिर डोसा के लिए, और फिर कुलचा के लिए। इसीलिए इसको ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। सवाल यह है कि ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम पे कैसे आते हैं, यही सवाल है। करेक्ट, वो मैं बताऊंगा। दोस्तों आप लोग मेरे को खाली ये बताओ कि आपको ऑर्डिनल का मतलब तो समझ में आया ना। ऑर्डिनल का मतलब है कि आप अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया। खाली इतना कंफर्म करिए दोस्तों कि आप लोग को ऑर्डिनल अप्रोच समझ आया ना। कम ऑन मेट। यस सर, हाँ 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 जी सर, हाँ आप सही बोल रहे हो। इसमें आप रैंक दोगे रेदर देन द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू यूटाइल्स वाला यहां पर काम नहीं करेगा, वो कार्डिनल में काम करता था। ओके आस्था, ऑल राइट, ओके वंशिका, चलिए ठीक है, परफेक्ट। सर बातचीत शुरू करें आगे। मैं बोला ओके, आपने कहा, हमने किया। अब माय डियर फ्रेंड्स सवाल ये उठता है, कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम पे कैसे आए। इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे कैसे आए। तो दोस्तों ये करने के लिए अपने को दो चीज समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए अंडर द ऑर्डिनल अप्रोच अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए। दो चीजों के बारे में अपने लोग का गहरा डिस्कशन होगा, और वो दो चीजें क्या है दोस्तों? सबसे पहला इनडिफरेंस कर्व, सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व दोस्तों, ठीक है।
अगर आपको इंडिफरेंस कर्व समझ आ गया दोस्तों, तो उसके बाद है दूसरा वाला माय डियर फ्रेंड, आपका व्हाट डू वी कॉल इट, बजट लाइन। ये दोनों अगर आप कंफर्म हो गए कि चलो ये दोनों आपको आ गया, तो फिर इक्विलिब्रियम निकालना तो फिर 2 मिनट का खेल है। आइए एग्जाम में दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, इंडिविजुअली सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनल के थ्रू इक्विलिब्रियम निकालो ना, एग्जाम में ना इन डिटेल्स आपसे इंडिफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए हम लोग क्लास में प्रिपेयर करेंगे। बजट लाइन का भी सेम, इंडिविजुअली बजट लाइन से प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इसीलिए अपने लोग प्रिपेयर करेंगे क्लास। आइए सर, सबसे पहले बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व पर डिस्कशन कुछ देर तक चलेगा दोस्तों, तो सुनिएगा ध्यान से। हाँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और आप लोग केवल क्लास में सुन लीजिए, एग्जाम में आंसर लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। सर क्या है इंडिफरेंस कर्व? दोस्तों ये एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा ग्राफ है, सुनिएगा, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है या एक ऐसा ग्राफ है जो क्या चीज को इंडिकेट करता है? जो इंडिकेट करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को। अच्छा याद रखिएगा, उसमें क्या था, कार्डिनल में क्या था, 1 कमोडिटी वर्ल्ड में भी इक्विलिब्रियम निकालना सीखे थे, 2 कमोडिटी वर्ल्ड में भी इक्विलिब्रियम निकालना सीखे थे। मेरे दोस्तों प्लीज याद रखना, अंडर दिस अप्रोच यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में देयर इज ओनली 2 कमोडिटी वर्ल्ड। यहां पे 1 कमोडिटी वर्ल्ड का कोई चक्कर है ही नहीं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे ओनली 2 कमोडिटी। मतलब दोस्तों यहां पर जो दुनिया है वो सिर्फ 2 कमोडिटी की दुनिया है। देयर इज नथिंग और नो चक्कर कॉल्ड अ सिंगल कमोडिटी, देयर इज नथिंग एज सच माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा सर समझ में आ गया। खैर जो भी है, तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन, सर इट रेफर्स टू अ कर्व शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, showing various combinations of two goods that give the same level of satisfaction, of two goods that yield मतलब give the same level of satisfaction to the consumer। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए मैं एक इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल बना रहा हूं। शेड्यूल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर एक टेबल दोस्तों। शेड्यूल का क्या मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर? इंडिफरेंस शेड्यूल का मतलब होता है दोस्तों एक टेबल। तो मैं आप लोग को एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। ये टेबल क्या इंडिकेट करेगा? अलग अलग कॉम्बिनेशन 2 कमोडिटीज के, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिले। आप लोग सोच के देखें एक बार, ठीक है ना। मान लीजिए आपके सामने रखा हुआ है, मैं हाँ कुछ भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए आपके सामने रखा हुआ है पिज्जा और आपके सामने रखा हुआ है थम्स अप, ठीक है। अब आपको भी पता है कि अगर आप थम्स अप ज्यादा पियोगे तो आपका पेट भरेगा, या पिज्जा ज्यादा खाओगे तो आपका पेट भरेगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप एक पिज्जा खाओ और एक ग्लास थम्स अप पियो, आपका पेट भर जाए, सेटिस्फेक्शन अचीव हो गया। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप थम्स अप 2 ग्लास पी लो और पिज्जा जो है केवल हाफ खाओ, तो भी आपका पेट भर सकता है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रहा है, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन तो सेम है, क्योंकि अल्टीमेट आउटपुट तो आपका पेट भरना है। तो उस चीज को, उस अलग अलग कॉम्बिनेशंस को मैं एक टेबल में दिखा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में टेबल को शेड्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेड्यूल बोला जाता है। तो मैं एक इंडिफरेंस शेड्यूल बनाता हूं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ बनाएं तो ऐसा एक शेड्यूल बनाना जरूरी है। इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इंडिफरेंस का मतलब समझते हो आप लोग? इंडिफरेंस मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग कॉम्बिनेशन में से कुछ भी मेरे को दिला दो, ऐसा कंज्यूमर बोलता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर मैं आपको बता दिया अलग अलग कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है ना। यहां पर मैं लिखता हूं फूड, यहां पे मैं लिखता हूं क्लोथिंग, और एकदम एंड में हम लोग इसको भरेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विच इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसके ऊपर अलग से डेफिनेशन लिखेंगे, चिंता ना करें आप, सुनिएगा। तो दोस्तों मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको इंडिकेट करने की कोशिश करता हूं, राइट। मान लीजिए एक है कॉम्बिनेशन ए, एक है कॉम्बिनेशन बी, एक है कॉम्बिनेशन सी और एक है कॉम्बिनेशन डी। कॉम्बिनेशन ए बोलता है कि उस इंसान को एक फूड दे दो, मतलब एक सेट ऑफ फूड दे दो और 10 कपड़े दे दो, 10 क्लोथिंग दे दो, तो उसका सेम सेटिस्फेक्शन होगा। अच्छा ये नहीं करना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उस इंसान को फूड 2 दे दो। फूड 2 देना मतलब 2 यूनिट्स फूड देना, राइट। लेकिन फिर क्लॉथ उसको 7 दो, ठीक है ना, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा का सेक्रीफाइस होगा। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर का इनकम लिमिटेड है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। खैर चलते अपने लोग आगे बात पर। तीसरा, जब कंज्यूमर को 3 फूड मिलेगा
तब उसको क्लॉथ कितना देने से चलेगा 5, और जब कंज्यूमर को 4 फूड दिया तो उसको केवल 4 क्लॉथिंग देने से चलेगा। अब दोस्तों आप लोग सब्स्टिट्यूशन रेशियो देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही दिखाता है, यहां पर तो हम लोग का कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं था। अब दोस्तों आगे देखिए, एक फूड बढ़ाने के लिए मैंने कितना क्लॉथ सेटिस्फाई किया दोस्तों, एक फूड बढ़ाने के लिए मैंने 3 क्लॉथ सेटिस्फाई किया, मतलब सेक्रीफाइस किया, मैं भी क्या बोल रहा हूं, सेटिस्फाई किया, सेक्रीफाइस किया, करेक्ट। जी हाँ सर, जी हाँ अनुभव, आप ठीक बोल रहे हो बेटा। वैसे ही एक फूड बढ़ाने के लिए माय डियर फ्रेंड मैंने 2 क्लॉथ सेक्रीफाइस किया, करेक्ट। सिमिलरली एक फूड बढ़ाने के लिए मैंने इस बार केवल एक क्लॉथ सेक्रीफाइस किया, करेक्ट। आप लोग एक यूनिक चीज नोटिस कर रहे हो दोस्तों, वो क्या सर, आप लोग बोलोगे कि सर जब भी फूड बढ़ रहा है क्लॉथ सेक्रीफाइस हो रहा है, हाँ, क्योंकि एक बढ़ाते हैं तो दूसरा का सेक्रीफाइस करेंगे, करेक्ट। लेकिन आप लोग एक यूनिक चीज और एक यूनिक क्वेश्चन मेरे से पूछोगे, और वो क्वेश्चन आप मेरे से क्या पूछोगे, आप लोगों का क्वेश्चन मेरे से ये रहेगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले एक फ्लूइड के लिए ये 3 क्लॉथ सेक्रीफाइस कर रहा है, अब 2 सेक्रीफाइस कर रहा है, अब 1 सेक्रीफाइस कर रहा है, सर मामला क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आपको याद है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हमारे पास कुछ होते जाता है वैसे वैसे हमारा विलिंगनेस टू पे फॉर इट कम होता है। अब जैसे देखिए शुरुआत में क्या था, इसके पास फूड एक ही था, फूड एक ही था, क्लॉथ 10 तो था, तो जब इसको एक और फूड का कोई लालच दिया तो वो बोला हाँ भाई मेरे को एक और फूड लाके दे क्योंकि मेरे पास फूड कम है, मैं क्लॉथ ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, क्योंकि इसके पास फूड कम था। अब इसके पास 2 फूड आ गया, ये पहले से मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल है, तो जब इसको एक और फूड का ऑप्शन आता है तो भी ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है क्लॉथ, लेकिन अब बोल रहा है कि अब मैं सेक्रीफाइस कम करूंगा क्योंकि अब मेरे पास 2 फूड है, तो ये केवल 2 क्लॉथ सेक्रीफाइस करता है। अब जब इसके पास 3 फूड आ गया तो ये अपना एकदम अच्छे से आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास फूड अब हो चुका है। अब अगर आप इसको बोलते हो कि एक और फूड बढ़ा ले तो ये सेक्रीफाइस करेगा क्लॉथ को, लेकिन कम करेगा, क्यों, क्योंकि देखो अब इसके पास क्लॉथ कम हो रहा है तो इसको क्लॉथ ज्यादा प्यारा हो रहा है। पहले देखो क्लॉथ बहुत ज्यादा था तो क्लॉथ कम प्यारा था, और फूड बहुत कम था तो फूड ज्यादा प्यारा था। जैसे जैसे सेक्रीफाइस बढ़ते गया, सेक्रीफाइस आगे बढ़ाते गए, तब इसको अब क्लॉथ कम हो गया तो क्लॉथ ज्यादा प्यारा है तो क्लॉथ को ये कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, और फूड के लिए भी, फूड अब इसके पास ऑलरेडी है तो ये फूड के लिए और सेक्रीफाइस करेगा, क्यों, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओह तो ये बात है, खैर जो भी है अपने लोग एमआरएस पे तो दोबारा आएंगे ही। अभी आप लोग एक चीज समझो, इंडिफरेंस शेड्यूल है, इंडिफरेंस कर्व भी बनाना जरूरी है इंडिफरेंस कर्व के बाद, और वो कैसा बनेगा सर, ऐसे एग्जैक्ट मेजरमेंट कुछ नहीं करना आपको, आप यहां पे ग्राफ बनाओ, ठीक है सर। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ बनाना अपने को आना चाहिए इकोनॉमिक्स में, वरना नंबर मिलने वाला है नहीं। यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, और यहां पर मैंने लिख दिया यूनिट्स ऑफ फूड, ठीक है ना। आज सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप लोग प्लॉट करके देखना चाहो तो भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि देखो फूड है 1 2 3 4, ठीक है ना, मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे प्लेस कर देता हूं इनको, 2 3 4, करेक्ट। और क्लॉथिंग का क्या है, 4 5 7 10, सुनिएगा आप लोग, 4 5 7 10, आप लोग देखना ग्राफ कैसा बनेगा आपका। 10 1 था पहले, फिर 2 7 हुआ, फिर ये हुआ, एंड इवेंचुअली ये हुआ। दोस्तों आप लोग एक बार देखो ग्राफ आपका, मैं अगर कनेक्ट करूं इनको, देख रहे हो आप, ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है जैसे चांद होता है ना, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, ठीक है। देखो तो ये हो गया दोस्तों हमारा इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया हमारा दोस्तों इंडिफरेंस कर्व, क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व, बराबर, जी हाँ सर बराबर। तो दोस्तों एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी तक जो आपने नॉलेज हासिल किया है, सबसे पहला तो क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, तो आप बोलोगे कि एक ऐसा कर्व जो दिखाता है सेम सेटिस्फेक्शन। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चाहे कॉम्बिनेशन हो, ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, कंज्यूमर इंडिफरेंट है, नाम ही है इंडिफरेंस, मतलब कि हर में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को। ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बी से, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ग्राफ जो उन पॉइंट्स को इंडिकेट करे, यहां पर आपको देखो 4 पॉइंट्स इंडिकेट हो रहे हैं, ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट दोस्तों कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए इस कर्व को इंडिफरेंस कर्व बोलता है। व्हाई, बिकॉज द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अमंग द वेरियस कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको आप कौन सा कॉम्बिनेशन दे रहे हो, ही इज इंडिफरेंट, ही और शी इज इंडिफरेंट। अच्छा
तो सर जब भी हमसे पूछे एग्जाम में व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, तो आप बोल रहे हो कि हम लोग को शेड्यूल और कर्व बना के दिखाना पड़ेगा। 100% बना के दिखाना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप लोग को अपना नंबर सेक्रीफाइस नहीं करना है तो। ठीक है, जी हाँ सर ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपने देख के आया ना। आइए मैं बताता हूं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। समझ तो आप लोग चुके हो, बस लिखना है अपने लोग को फॉर्मली, जैसे आप लोग का नोट्स भी प्रॉपर तैयार रहे, है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक बात और बताऊं दोस्तों, मेरा ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स और ऑलरेडी रिटन मतलब प्रॉपर बुक फॉर्म में नोट्स एग्जिस्ट करता है, बट पता है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के समय मेरा हमेशा फीलिंग रहता है कि आंसर लिखने का जर्नी स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोग में से कुछ लोग अगर ये सोचते हो कि सर ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स आप खोल के क्यों नहीं बैठते, तो दोस्तों ऑलरेडी रिटन नोट्स ऑलरेडी मेड बुक मेरा ऑलरेडी है, बट द पॉइंट इज कि मेरे को वो जर्नी फील करवाना है स्टूडेंट को कि हाउ यू थिंक अबाउट द आंसर, और वो पॉसिबल नहीं है जब मैं खुद आपको लिख कर नहीं दिखाऊं। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू टू राइट प्रॉपरली, राइट। इसलिए मैं ये लिखता हूं। इसमें क्या है, दो फायदे हैं, एक आप लोग सीख भी जाते हो और दूसरा आप लोग का नोट्स भी आप लोग को प्रॉपरली मिल जाता है, राइट। ओके सर, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक रेट है जिस रेट से एक कंज्यूमर एक गुड को पाने के लिए दूसरा गुड को सेक्रीफाइस कर सकता है, उस रेट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, जहां पे कंज्यूमर अपनी इच्छा से सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा, इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर, मतलब एक गुड दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा, वन गुड फॉर अनदर, विदाउट, किसके बिना, विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब जो पहले सेटिस्फैक्शन लेवल था कंज्यूमर का वही अब भी रहने वाला है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल में दोस्तों कोई चेंज नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें बात, राइट। ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू अपने लोग काम कर रहे हैं, इसके कुछ अजम्पशंस हैं। मतलब जब अपने लोग इनडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो कुछ चीजें हम लोग दिमाग में लेकर चलते हैं, ये बात आप लोग को पता है, बस वो लिख कर दिखा दीजिएगा। अजम्पशंस ऑफ इनडिफरेंट कर्व अप्रोच, पहला कि कंज्यूमर रैशनल है मतलब कंज्यूमर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग जानता है, राइट। दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी एग्जिस्ट तो करता है बट यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू न्यूमेरिकल्स, जैसा कार्डिनल में पॉसिबल था, राइट है ना। हाँ सर। तीसरा ट्रांजिटिविटी, ये एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, क्यों वो आपको मैं बताऊंगा। ट्रांजिटिविटी का मतलब है, मान लो दोस्तों तीन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए बी और सी, इधर पे तो तीनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बट मान लीजिए कि एक कर्व है ये ऊपर में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांजिटिविटी इंप्लाइज कि जो कर्व, अगर मान लो एक तीन कॉम्बिनेशन में बोलता हूं, मान लो एक कॉम्बिनेशन जे है, एक कॉम्बिनेशन के है और एक कॉम्बिनेशन एम है, तो ये कहता है कि अगर जे कॉम्बिनेशन जे के से सेटिस्फैक्शन ज्यादा देता है कंज्यूमर को और कॉम्बिनेशन के एम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को, तो यानी कि जे एम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। सर ये तो बहुत ही बेसिक बात कर दी आपने, अगर कॉम्बिनेशन जे में जो दो गुड्स है वो कॉम्बिनेशन के से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं और कॉम्बिनेशन के में जो दो गुड्स है वो कॉम्बिनेशन एम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, तो लॉजिकली बाय ट्रांजिटिविटी कॉम्बिनेशन जे कॉम्बिनेशन एम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ये होता है दोस्तों ट्रांजिटिविटी का मतलब। करेक्ट है दोस्तों? जी हाँ सर करेक्ट। और चौथी बात डिमिनिशिंग एमआरएस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश हो रहा है। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे कंज्यूमर के पास एक कमोडिटी बढ़ते जाता है, जैसा कि मैं बता रहा था ऊपर में, वैसे वैसे और सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता उस कमोडिटी को पाने के लिए। वो देखिए ना, पहले फूड कम था तो वो 3 सेक्रीफाइस करने को तैयार था क्लॉथ्स, धीरे धीरे जब इसके पास फूड होने लग गया तब ये क्लॉथ ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं था। दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर समझ में आया? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अजम्पशंस ऑन इनडायरेक्ट इंडिफरेंस कर्व वो तो हम लोग एग्जाम में लिख भी देते हैं, लेकिन 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 अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूं। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से, हर प्रॉपर्टी का एक अपना गिव रीजन आता है। मैं आपको प्रॉपर्टीज भी सिखा रहा हूं, साथ साथ में आपका गिव रीजन भी तैयार होगा। प्रॉपर्टीज, ये इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज है। किसका? इंडिफरेंस कर्व का। प्रॉपर्टी नंबर 1, इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा
तो आपसे पूछेगा वाई, मतलब एक्सप्लेन, गिव रीजन। तो दोस्तों मैं गिव रीजन बता देता हूं इसका। सीधी सी बात ये है, आपको पहले इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करना है एंड स्लो ऑन एंड सो फोर्थ, बट स्ट्रेट अवे सीधा सा रीजन ये लिखना है कि टू गेन समथिंग, टू गेन 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर हैज टू सेटिस्फाई, सेक्रीफाइस, मैं बार बार आज सेक्रीफाइस को सेटिस्फाई बोल रहा हूं, कंज्यूमर हैज टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे रीच करते हैं ना, मे बी दैट्स व्हाई। तो टू गेन 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर हैज टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट, किसी और प्रोडक्ट का कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सम यूनिट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट। समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? जी हाँ सर, बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टू गेन 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर हैज टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। याद है ना, डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, बिकॉज प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होता था, एंड वाइस वर्सा। जी हाँ सर। ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन, ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशन इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओह, तो सर ये लिखने से चलेगा? हाँ, फिर याद रखना दोस्तों, आप टेबल बनाओ और कर्व बनाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, टेबल और कर्व नहीं बनाओगे एग्जामिनर नंबर काटेगा। फिर आप ये आंसर लिख दिए और फिर बोले कि सर 3 में से एक ही आया 3 नंबर के क्वेश्चन में। आपने तो यही कहा था लिखने को, मैंने ये भी कहा है कि आप लोग को ये टेबल और ये डायग्राम, ग्राफ बनाना पड़ेगा। वैल्यूज आप कुछ भी बढ़ाइए अपने हिसाब से, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट द पॉइंट रिमेन्स कि आप लिखें इस चीज को एटलीस्ट। ठीक है? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, इसका गिव रीजन आता है। ठीक है ना? वो क्या क्वेश्चन है दोस्तों? वो क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वो क्वेश्चन है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सर कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है सर? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का क्या मतलब होता है दोस्तों? मतलब ओरिजिन से अंदर की तरफ टिल्टेड है। इसका मतलब जब आप बनाते हो तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ आता है ना, एक बार देखो फील आ रहा है ना, ओरिजिन की तरफ आके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्सिटी, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्सिटी। सर अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका एकमात्र कारण है, सुनिएगा, इसका एकमात्र कारण है डिमिनिशिंग एमआरएस, मतलब जो सेक्रीफाइस है वो कम होते जा रहा है दोस्तों। अगर सेक्रीफाइस सेम रहता ना, मान लो 1:3 1:3 1:3 रहता ना, तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता। बट वो जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो इस तरह से होता, एकदम स्ट्रेट डाउनवर्ड, वो कन्वेक्स नहीं होता। अगर सेक्रीफाइस एट ऑल लेवल सेम रहता, बट सेक्रीफाइस एट ऑल लेवल्स अनफॉर्चुनेटली सेम नहीं है। अगर रहता तो क्या होता? एग्जैक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता दोस्तों। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। तो खैर जो भी है, एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आप लिखोगे दिस इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, दिस इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। फिर अब अपना बात को आगे बढ़ाइए अब आप, कि एज कंज्यूमर, फिर डिफाइन एमआरएस। सीधी बात है, फिर डिफाइन एमआरएस, जो मैंने डिफाइन किया है बस उस चीज को डिफाइन कीजिए। तो वो रीजन है दोस्तों। अच्छा, तो ये बात है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। कम ऑन मेथ्स, रिस्पॉन्ड करिए फटाफट, यस और नो। Yes, sir. What about other friends? Yes, very good. हाँ, ओके, चलिए। हाँ 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 हाँ, क्लियर है सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड दोस्तों, परफेक्ट। सर आगे बात स्टार्ट करें हम। मैं बोला ओके, दोस्तों बात ऐसा है, कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है ना? मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें ही एजम्पशन में नॉन सैटिएटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉन सैटिएटी का मतलब है कि मान लो आप कंज्यूमर को ऑप्शन देते हो कॉम्बिनेशन ए का, जिसमें 5 फूड है 3 क्लॉथ है, ठीक है ना? और एक कॉम्बिनेशन बी का ऑप्शन देते हो
जिसमें 6 फूड है और 3 क्लॉथ है। तो देखो अगर मतलब दो अलग अलग कर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर नॉन सैटिस्फैक्टरी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को अगर कहीं पे भी यूनिट ज्यादा मिले बिना कोई सेक्रीफाइस के, मतलब यहां पे 3-3 है और यहां पर 1 यूनिट एटलीस्ट फूड का ज्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर हमेशा इसको प्रेफर करेगा। मतलब कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर हायर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अगर उसको हायर मिल रहा है तो वो हमेशा हायर को प्रेफर करेगा। समझ आया कि नहीं? नॉन सैटिस्फैक्टरी मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी तक, उसको अगर आप ज्यादा गुड्स ऑफर करोगे तो ही और शी विल से यस टू दैट हायर कमोडिटी। ठीक है जी हाँ सर। इसी के वजह से दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी आता है, और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड्स हायर सेटिस्फैक्शन। हायर आईसी कर्व यील्ड्स हायर सेटिस्फैक्शन। मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब सुनना दोस्तों, है ना? हाँ सर बताइए। इसका मतलब मान लीजिए दो इंडिफरेंस कर्व में बना रहा हूं, जब भी ये लिखोगे ना दोस्तों, आपको गिव रीजन देने के लिए आपको ये भी बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने के लिए इस पॉइंट को आपको ये भी बनाना पड़ेगा। क्या? एक इंडिफरेंस कर्व बना है, ये है IC1, ठीक है, और एक इंडिफरेंस कर्व और बना है IC2, ठीक है जी हाँ। अब दोस्तों कोई भी पॉइंट लीजिए, दोस्तों कोई भी पॉइंट लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट आपने लिया, इसको कॉम्बिनेशन ए बोलिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ए कंज्यूमर को क्या दे रहा है? इतना यूनिट्स ऑफ गुड, ये गुड वाई, ये है गुड एक्स, गुड वाई और मतलब प्रोडक्ट है, हाँ, गुड वाई फूड क्लॉथिंग, जो लिखना लिखो आप, आपकी मर्जी, ये गुड एक्स है। तो अगर कंज्यूमर पॉइंट ए पर है तो उसको इतना मिल रहा है गुड एक्स और इतना मिल रहा है गुड वाई, करेक्ट? आप सुनिएगा अभी दोस्तों, ठीक है ना? इसका नाम ले लेते हैं x1 यूनिट्स और y1 यूनिट्स, करेक्ट? लेकिन आप लोग सोचिए, अगर हायर इंडिफरेंस कर्व पे आप कंज्यूमर को दो, हायर इंडिफरेंस कर्व पे आप कंज्यूमर को पहुंचाओ, तो आप काइंडली देखिए ठीक से कि कंज्यूमर इधर पे हायर, अब मान लीजिए सेम लाइन को ही मैं फॉलो कर रहा हूं कि x1 उतना ही दिए, लेकिन x1 जब उसको मिल रहा है, जब उसको x1 मिल रहा है कॉम्बिनेशन बी पे, तो उसको एटलीस्ट y2 तो ज्यादा मिल रहा है ना, एटलीस्ट उसको y2 तो ज्यादा मिल रहा है। कॉम्बिनेशन बी में उसको क्या मिल रहा है? देखिए दोस्तों, आप कॉम्बिनेशन बी में y2 मिल रहा है और x1 मिल रहा है, करेक्ट? और कॉम्बिनेशन ए में दोस्तों उसको क्या मिल रहा है? आप लोग सोचिए एक बार, कॉम्बिनेशन एक्स में ए में उसको क्या मिल रहा है दोस्तों? सर उसको मिल रहा है y1 और x1। दोस्तों आप देखो x1 तो दोनों में सेम है, और y2 ग्रेटर देन y1 है, y2 ग्रेटर देन y1 है क्योंकि ऊपर लाई करता है। सो कंज्यूमर विल प्रेफर कॉम्बिनेशन बी, जो विच लाइज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, जो कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। कॉम्बिनेशन बी विच लाइज ऑन हायर IC, हायर इंडिफरेंस कर्व, as it gives him or her, as it gives him or her more satisfaction, क्योंकि उससे उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ड्यू टू नॉन सैटिएटी, याद है अजम्पशन लिए थे नॉन सैटिएटी, तो वो नॉन सैटिएटी वाला बात यहां लिखना होगा कि कंज्यूमर कभी भी हायर ज्यादा प्रेफर करेगा कंपेयर टू लोअर। तो ठीक है। ओह सर ये बात है क्या? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ये बात है। और एक मजेदार बात और लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद आप समझ सकते हो और कह सकते हो कि सर इंडिफरेंस कर्व आपका कंप्लीट। फिर बजट लाइन के बारे में बात करेंगे। और वो फोर्थ बात क्या है दोस्तों? दोस्तों वो फोर्थ बात है, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये ना दोस्तों सबसे फेमस क्वेश्चन है एग्जाम्स में, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स में। तो सर आप लोग लॉजिकली सोचिए क्यों इसको ना दोस्तों हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे। सर मतलब हम लोग बोलेंगे कि देखो रूल क्या है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब मान लेते हैं कर सकता है, मान लेते हैं कर सकता है। लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कर सकता है। लेट अस अज्यूम टू IC कर्व्स, टू ICs कैन इंटरसेक्ट। जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो मान लिया। लेट अस अज्यूम टू ICs कैन इंटरसेक्ट। दोस्तों अब आप लोग एक चीज नोटिस करना, अब आप इंडिफरेंस कर्व बना के दिखाओगे? सर बना के भी दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, ये है गुड वाई, ये है गुड एक्स, ठीक है ना? दो इंडिफरेंस कर्व मैं बना रहा हूं, एक और दो, क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम किया कि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकते, तो नेचुरली मैंने ऐसा बनाया, ठीक है ना? अच्छा ये IC1 है, ये IC2 है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग देखो मैं इस पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा हूं,
ये है कॉम्बिनेशन ए, ये है कॉम्बिनेशन बी, राइट? जी हाँ सर, और ये है कॉम्बिनेशन सी। ठीक है सर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये बात तो आप लोग एग्री करोगे ना, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था कि एक पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पर सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब जैसे ये एक इंडिफरेंस कर्व है तो इस पे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। ये तो आप एग्री करते हो, यही तो है इंडिफरेंस कर्व। हाँ सर एग्री करते हैं। तो बाय दैट लॉजिक माय डियर फ्रेंड्स, ए एंड बी गिव सेम सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ए और बी लाई करता है दोनों जन किस पे? ऑन IC2, करेक्ट? वैसे ही लॉजिकली बी और सी भी सेम सेटिस्फेक्शन देना चाहिए कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि वो लोग लाई करता है IC1 पे। देख लो, गिव सेम लेवल ऑफ, देख लो बी और सी IC1 पे लाई कर रहा है, चेक कर लो। ये रहा बी और ये रहा सी, गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना? हाँ सर, बी सी गिव सेम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व पे वो लोग भी लाई करता है। और विच इंडिफरेंस कर्व डू दे लाई ऑन? IC1। सर बात तो ठीक है। सर आप कहना क्या चाहते हो? दोस्तों अगर ए और बी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी और सी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सो ए एंड सी मस्ट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस और नो? सो ए एंड सी मस्ट गिव सेम सेटिस्फेक्शन। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? आप लोग देखो एक बार दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों? एक बार आप लोग देखो क्यों? क्योंकि आप लोग देखो, जो ए है, कॉम्बिनेशन ए है, वो सी के ऊपर है। और हम लोग अभी थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ के आए कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर सेटिस्फेक्शन। तो यहां कॉम्बिनेशन ए लाइज अबव कॉम्बिनेशन सी, तो कॉम्बिनेशन ए सी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अगर सेम दे रहा होता तो सेम पॉइंट पर होता वो लोग। बट ए लाइज हायर टू combination C, so A gives more satisfaction, तो इसका मतलब हो गया ना, हम लोग जो अजम्पशन लिए थे वही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, कि हम लोग बोले थे कि मान लो इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर इंटरसेक्ट कर सकता है तब तो फिर ए और सी को सेम सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में ए सी के ऊपर है, तो रियल में ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हेंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अपना ही बात उल्टा पड़ गया, दो बातें हो गई। इसका मतलब जो शुरुआत का असम्पशन था कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट, वो रॉन्ग है। हेंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, टू ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सर हम लोग भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे आप लोग। आप लोग के लिए लिखे हैं ये सब चीज। हेंस टू ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, तो ये मामला है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये मामला है। सर बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर सर। सर आपकी बात हमें पूरी तरह से समझ में आ गई। मैं बोला वाओ। सर बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। मैं बोला ओके, आगे बात करते हैं। दोस्तों अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक इंडिफरेंस कर्व के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आप लोग सीख भी गए हो, वेरी गुड। अब दोस्तों अपने लोग बात करेंगे बजट लाइन के बारे में, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग सुन लिए हो ना, हिम्मत ही नहीं है एग्जाम में एग्जामिनर का कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे जो आप लोग नहीं लिख सको। बस चाहिए क्या? आप लोग का फुल फ्लेजेड अटेंशन। ठीक है जी हाँ सर। बजट लाइन, दोस्तों बजट लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? बजट लाइन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये सर बजट लाइन? दोस्तों ये बजट लाइन भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये भी दो कमोडिटीज के बारे में बात करता है, लेकिन इस लाइन पर पता है क्या होता है? इस लाइन पर हम लोग वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज प्लॉट करते हैं विच हैव द सेम एक्सपेंडिचर, मतलब जिन पर जो हमारा खर्चा हो वो एग्जैक्टली सेम हो, जिन पर हमारा खर्चा एग्जैक्टली सेम हो। ओ, जैसे उसमें क्या होता था इंडिफरेंस कर्व में, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो क्या प्लॉट करता था कि उस कर्व पे सारे जो भी कॉम्बिनेशन है वो सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और इधर पे जो हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे, इसमें जितना भी कॉम्बिनेशन होगा सबका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ओह, तो उसमें टोटल सेटिस्फेक्शन सेम था, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। जी हाँ बिल्कुल। ओह सर समझ में आया। तो मतलब इट इज अ कर्व, it is a curve which shows
वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which result in same total expenditure या same cost, whatever you want to write, same total expenditure। सर इसका एग्जांपल दीजिए ना प्लीज। मैं बोला डेफिनेटली एग्जांपल इसका देते हैं, मैं बोला डेफिनेटली इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप लोग कि क्लॉथ पर यूनिट का कॉस्ट है लेट से ₹40 और फूड का पर यूनिट कॉस्ट है लेट से ₹20। करेक्ट, पर यूनिट मतलब एक यूनिट का। करेक्ट सर? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों अभी ध्यान से सुनना। मैं लिखता हूं यूनिट ऑफ क्लॉथिंग, मैं लिखता हूं यूनिट ऑफ क्लॉथिंग, यूनिट ऑफ फूड, सुनना आप लोग दोस्तों, हाँ, यूनिट ऑफ फूड, और फाइनली टोटल एक्सपेंडिचर, फाइनली टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल EXP। करेक्ट? जी हाँ सर। तो दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं, दोस्तों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। जी हाँ सर, बताइए, सुन रहे हम लोग। यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग के बारे में बात करें तो मान लीजिए आप 5 क्लॉथ जब लेते हो तो फूड एक भी नहीं लेते, तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 5 क्लॉथ का 5 × 40 200, फूड लिए ही नहीं तो कुछ कॉस्ट नहीं है। देखना आप आगे, मान लीजिए आप 4 क्लॉथ लेते हो और 2 फूड लेते हो, टोटल कॉस्ट कितना होगा? 4 × 40 160, 2 × 20 40, तो 160 + 40, ओ 3 ये और 4 ये, 3 क्लॉथ का 120 और 4 इसका 80, अगेन द सेम टोटल एक्सपेंडिचर 200। अच्छा सर समझ में आया। 280 और 6 का सेम 120, तो 200 हो गया टोटल। फिर 1 एक का 8, मतलब एक इसका 40 और 8 का 160, तो 40 160 अगेन 200। देख रहे हो सेम टोटल एक्सपेंडिचर है। सर बात तो समझ में आ रहा है आपका। सेम क्लॉथिंग के लिए 0 क्लॉथिंग, लेकिन इस बार फूड जो आप ले रहे हो वो 10 ले रहे हो, तो 10 × 20 जो है आपका दोस्तों कितना है? 200 है। ये लीजिए, ये लीजिए। सच का सामना हो गया कि नहीं हुआ अभी तक सच का सामना? सर हो गया ना सच का सामना। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी की बात कर रहा था आपसे। ओह, तो देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इन सारे कॉम्बिनेशन में सेम क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। करेक्ट। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों वो कैसा होता है? ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह। ये Y एक्सिस और X एक्सिस। इससे मेरे को एक और बात याद आया, मैं बताऊंगा दोस्तों भी आप लोग को, सुनिएगा। हाँ, 1 2 3 4 5। तो मैं एक काम करता हूं, क्लॉथिंग यहां लिख लेता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। क्लॉथिंग, फूड। दोस्तों देखो, एक पॉइंट मैंने लिया 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग, और दोस्तों जब 5 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग है तो फूड कितना है? 0 है। और वैसे ही जब फूड आपका 10 है तो क्लॉथिंग 0 है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो। यार मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि यहां पर हम लोग Y एक्सिस और X एक्सिस को टच करवा रहे हैं, मतलब बजट लाइन कैन टच बोथ द एक्सिस। व्हाई इट कैन टच बोथ द एक्सिस? बिकॉज अगर आप पॉइंट Y पर हो, तो इट्स पॉसिबल कि जो अदर कमोडिटी है वो आप एक भी नहीं परचेस कर रहे हो। वैसे ही आप जब 10 पर हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आप क्लॉथ एक भी परचेज नहीं कर रहे हो, ये पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज द अजम्पशन इज कि एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ बोथ द कमोडिटीज मस्ट बी परचेज्ड। मैं यहां पर लिख देता हूं, जगह है ना कहीं पर, याद रखिएगा। आईसी इनडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द एक्सिस। एक्सिस को टच करना मतलब किसी एक कमोडिटी का 0 होना नहीं पॉसिबल है। आईसी डू नॉट टच द एक्सिस एज एटलीस्ट 1 यूनिट of both commodities must be purchased. At least 1 unit of both commodities is required. समझ आया? लेकिन खर्चे के मामले में तो हम लोग कुछ भी नहीं खरीदे, वो भी पॉसिबल है, इसीलिए वहां पर 0 भी पॉसिबल है। is required. At least one unit of both commodities is required. क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन से डील कर रहा है, तो सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा थोड़ी है कि खाना खा लिए कपड़ा नहीं पहने या कपड़ा पहन लिए खाना नहीं खाए, दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट 1 तो दोनों चाहिए ना। एग्जैक्टली दैट्स द लॉजिक माय डियर फ्रेंड्स। सर आपकी बात समझ में आई हमें। मैं बोला परफेक्ट देन। सर आगे बात करिए आप। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर।
तो बजट लाइन टच कर सकता है एक्सिस को, राइट है ना? हाँ सर बिल्कुल टच कर सकता है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बता दूं, और वो बात क्या सर? बजट लाइन कैन टच द एक्सिस, कैन टच द एक्सिस as quantity purchased of, as quantity purchased of one commodity may be zero, of any one commodity may be zero, ठीक है ना? और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर लिमिटेड है, तो एक बढ़ाना है तो दूसरा घटाना पड़ेगा, मे बी जीरो। हाँ, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग? एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एज क्वांटिटी परचेस्ड, एज क्वांटिटी परचेस्ड, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एज क्वांटिटी परचेस्ड ऑफ one commodity when increased the other commodity has to reduce, the other commodity has to reduce as there is budget constraint, मतलब बजट लिमिटेड है इंसान का 200 रुपए का, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने ऊपर करवाया था, हैज टू रिड्यूस एज देयर इज बजट कॉन्स्टेंट। ऐसा तो होता ही है ना, अपने घर में अपने को पैसा मिलता है और मम्मी पापा बोलते हैं कि क्या तो ये ज्यादा ले आ या ये ज्यादा ले आ, लेकिन इसके अंदर मैनेज कर, है ना दोस्तों? ये अपने लोग सब एक्सपीरियंस किए। सो दैट्स व्हाट बजट लाइन इज। अपने लोग जानते हैं इसके बारे में, सबको ही अपने लोग, राइट? जी हाँ सर। सर आगे बताइए सर। दोस्तों एक बात मैं और बता दे रहा हूं, यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक बार मेरे को और रेलिवेंस का दरकार है, तो मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी एमआरएस ऐसे वाई एक्स लिखा जाता है ना, इसका मतलब होता है, ये मैं ऊपर बता देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, हालांकि ऑब्वियस है लेकिन फिर भी एक बार आप लोग को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों एमआरएस वाई एक्स का मतलब होता है, एमआरएस वाई एक्स लिखे है ना, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई, मतलब हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूमर इज रेडी टू सेक्रीफाइस, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर 1x, इसको बोलते हैं एमआरएस, राइट? टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर 1x, समझ में आया ना? 1 यूनिट ऑफ x, राइट? जी हाँ सर, ये याद आया तो आई थॉट वी शुड शेयर, करेक्ट। आगे बताइए सर आप, मैं बोला ध्यान से सुनना। अब आता है दोस्तों वो फाइनल चीज जिसके लिए आप लोग सब कोई यहां पर बैठे हो और अपने लोग सबको इतना डिस्कशन कर रहे थे, वो था कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पे कैसे आया जाता है? दोस्तों लिसन वेरी केयरफुली, दोस्तों लिसन वेरी केयरफुली। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पे पहुंचे कैसे। आइए सुनिए दोस्तों, याद है अपने लोग इतना देर से डिस्कशन कर रहे थे इक्विलिब्रियम पे आना है। इक्विलिब्रियम दोस्तों, इक्विलिब्रियम पे आने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखो अगर बात करें सेटिस्फेक्शन की, ये देखिए यहां पे मैं बना दिया यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, यूनिट्स ऑफ फूड, करेक्ट? जी हाँ सर, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। आईसी, अभी इंडिफरेंस कर्व तो बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो मान लीजिए ये है IC1, ये है IC2, ये है IC3, ठीक है? लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग बताना मेरे को, अग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो आप लोग? सब कुछ ठीक है, लेकिन कंज्यूमर का बजट क्या बहुत सारा हो सकता है? कंज्यूमर का बजट तो एक सिंगल ही होता है, कंज्यूमर का बजट तो एक सिंगल ही होता है। मान लीजिए ये है कंज्यूमर का बजट, मान लीजिए ये कंज्यूमर का बजट है, बजट लाइन है आई मीन टू से। तो दोस्तों कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल तो अलग अलग है, IC1, IC2, IC3, लेकिन ऐसा कहां है जहां कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन उसका बजट के साथ मैच कर रहा है? दोस्तों वो IC2 पर है, देखो, बिकॉज बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग हियर। तो जिस कर्व पे और जिस पॉइंट पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओ, इसका मतलब ये और ये, मतलब मान लीजिए कि ये लेट्स से CY यूनिट्स है और ये FX यूनिट्स है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओ, मतलब
अब समझ में आया? सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब जो सेटिस्फैक्शन लेवल है और जो मेरा बजट है दोनों मैच कर रहा है। आप समझिए IC1 इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? क्योंकि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर IC1 से काफी ज्यादा है, तो वो IC1 पे क्यों रुकेगा? और IC3 पे क्यों नहीं है? क्योंकि कंज्यूमर उतना परचेज नहीं कर सकता, उसके बजट के बाहर है। ओह, इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड एट, अच्छा इसलिए सर आप ये दोनों को पहले एक्सप्लेन किए। जी हाँ, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। समझ में आया? IC1 इज नॉट, या IC1 क्यों नहीं है, ये बेसिक बात है दोस्तों, इसमें लिखूं क्या मैं? IC1 इज नॉट प्रेफरेबल बिकॉज ये कंज्यूमर कैन अफोर्ड मोर, IC3 बिकॉज कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड। एग्जैक्ट अफोर्डेबिलिटी पॉइंट और सेटिस्फेक्शन पॉइंट मैच कर रहा है IC2 पे, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट्स योर इक्विलिब्रियम। सबको कवर, सबको क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। सबको को कंफर्म करना पड़ेगा दोस्तों, फटाफट कंफर्म करें एवरीबॉडी। ठीक है दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, छोटी सी बात और आपको बता दूं, ये जो ऊपर में अपने बजट लाइन पढ़े हैं ना, इसमें मैं यहाँ पे ये इरेज करके बता दूं, स्लोप ऑफ बजट लाइन। दोस्तों एक होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन मतलब बजट लाइन कितना टिल्टेड है, कितना इंक्लाइंड है। तो दोस्तों स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। क्या? प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। एक्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है? फूड है, ठीक है ना। और यहां पर क्या है? यहां पर हमारा क्लॉथ है, ठीक है ना। स्लोप का मतलब समझे ना, जैसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको स्लोप बोलते हैं। यहां पर वो PX बाई PY है। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया आपका बात, क्लियर है सर? ओके, मेरे को लगा ये बात आपको पता रहना चाहिए, और ये बात दिख भी रहा है सर, ये बात आप लोग को दिख भी रहा है। सर बताइए कैसे दिख रहा है? मैं बोला फुट बाई क्लॉथ कीजिए, फुट कितना है 20, क्लॉथ कितना है 40, तो 1/2 आ रहा है, 20/40 मतलब स्लोप है 1/2। और इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाऊं? हाँ सर प्रूफ करके दिखाओ। देखो आप जब भी आप क्लॉथ को 1 से इंक्रीज कर रहे हो तो फुट डबल से, मतलब जब भी आप क्लॉथ को 1 से डिक्रीज कर रहे हो फुट डबल से बढ़ रहा है, 1 से डिक्रीज कर रहे हो फुट डबल से बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट 1/2 वाला रीजन। अच्छा, तो ये बात है सर। जी हाँ सर, 1/2 मतलब फुट डबल से इंक्रीज होगा ना, 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2। तो ये देखो ये डबल से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ, मेरे को लगा ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पार्ट एंड फ्रॉम दिस चैप्टर। आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाय बाय एवरीवन।